वर्ष था 1999। कारगिल युद्ध के बाद देश के सामने दो बड़े सवाल थे। पहला, भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण, और दूसरा, सेनाओं की औसत आयु को 32 साल से घटाकर 26 साल कर। इसके साथ एक और बड़ा संकट था, वो था बजट का संकट। रक्षा मंत्रालय के कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा अकेले पेंशन में जा रहा था और लगभग आधा तनख्वाहों में। रक्षा आधुनिकीकरण यानी ड्रोन, साइबर डिफेंस और आधुनिक हथियारों के लिए महज एक चौथाई बजट ही बच पाता था। इन्हीं दो बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए जन्म हुआ एक नई योजना का, अग्निपथ योजना। पुरानी 15 से 17 साल की स्थायी भर्ती की प्रक्रिया की जगह 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल लाया गया। नियम बना कि 4 साल के बाद एक चौथाई अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेवा में रखा जाएगा और 3/4 को एक मुश्त पैकेज देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। घोषणा हुई और होते ही देश भर में एक भूचाल सा आ गया। प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम हुई और एक तीखी बहस छिड़ गई। लेकिन सवाल है कि क्या 4 साल के बाद बाहर आने वाले 75% युवाओं का भविष्य अंधेरे में है, या यह योजना 22 से 23 साल की उम्र में वित्तीय रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वे अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकें। आइए आज गणित के चश्मे से इस पूरे वित्तीय नफे नुकसान को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवतरणिका और आज की चर्चा अग्निवीर से युवाओं को होने वाले वित्तीय नफे नुकसान की। इस चर्चा को हम सैलरी, भत्ता, सेविंग फंड और बीमा यानी इंश्योरेंस के इर्द गिर्द करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक 22 से 23 वर्ष का युवा कम से कम 18 लाख रुपए की जमा पूंजी के साथ अपना जीवन शुरू करता है। सबसे पहले इन सर्विस सैलरी और सेविंग फंड्स का गणित। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 4 सालों में मिलने वाली इन हैंड सैलरी और कॉर्पस फंड की। पहला साल 30,000 रुपए का ग्रॉस पैकेज, जिसमें से 21,000 रुपए इन हैंड और 9,000 रुपए आपके कॉर्पस फंड में जाएंगे। इतनी ही राशि सरकार भी अपनी तरफ से जोड़ेगी, मतलब 30,000 की सैलरी पर 18,000 की बचत। दूसरा साल 33,000 रुपए ग्रॉस, जिसमें से 23,100 रुपए और कॉर्पस फंड में 19,800 रुपए। तीसरा साल 36,500 रुपए ग्रॉस, इन हैंड 25,580 रुपए और कॉर्पस फंड में 21,900 रुपए। चौथा साल 40,000 रुपए ग्रॉस, इन हैंड 28,000 रुपए और कॉर्पस में 24,000 रुपए। इन 4 वर्षों में जवान अपनी जेब से कुल 5,02,000 रुपए जमा करता है और सरकार भी उतने ही रुपए उसके बचत कॉर्पस में मिला देती है। दूसरा, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस तथा बीमा सुरक्षा। आप यदि फील्ड में पोस्टिंग जाते हैं तो उस जगह पर मूल वेतन के अलावा तैनाती के क्षेत्र के हिसाब से रिस्क और हार्डशिप अलाउंस सीधे इन हैंड मिलते हैं, जिन पर 30% की कोई कटौती नहीं होती। सियाचिन ग्लेशियर में 30,000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त अलाउंस, जिससे पहले ही साल इन हैंड पे 51,000 रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड एरिया 15,000 फीट से ऊपर, यहां लगभग 17,300 रुपए प्रति माह। तीसरा, एक्टिव फील्ड एरिया या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, जहां पर 9,700 रुपए प्रति। साथ ही जब देश में डीए यानी कि महंगाई भत्ता 50% से ऊपर होता है तो ये फिक्स्ड अलाउंस स्वतः ही 25% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जीवन बीमा कवर मिलता है। सेवा के दौरान वीर गति प्राप्त होने पर बीमा की धनराशि के अलावा 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट और बचे हुए कार्यकाल की पूरी तनख्वाह दी जाती है। ईश्वर न करे, यदि अंग भंग होने पर विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर 44 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलना तय है।
आप में से बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि सेना में ज्यादा खतरा है। क्या जान की कीमत सिर्फ इतनी है? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सड़क पर चलना सेना की सेवा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यदि आंकड़ों में देखें तो बीते वर्ष हर दिन औसतन 502 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। हर दिन 502 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। फायदे की बात हो गई, देखते हैं नुकसान क्या है। नियमित सैनिक की तुलना में अग्निवीर को किन चीजों से वंचित रहना पड़ता है? कोई डीए या एचआरए यानी कि मूल वेतन पर मिलने वाला मासिक महंगाई भत्ता और मकान का किराया भत्ता इसमें शामिल। पेंशन और ग्रेचुटी, 4 साल बाद बाहर आने वाले 75% अग्निवीरों को आजीवन पेंशन या ग्रेचुटी नहीं मिलती है। सेवा मुक्ति के बाद ईसीएचएस जैसी आजीवन सैन्य चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। और अंतिम लेकिन सबसे मुख्य, कैरियर स्विच का जोखिम। सिविलियन सेक्टर जैसे आईटी या कॉरपोरेट की तरह यहां 4 साल के कॉम्बैट एक्सपीरियंस पर सीधे 20 से 40% का कोई हाइक नहीं मिलता। नए कैरियर के लिए रीस्किलिंग बहुत आवश्यक हो जाती है। लेकिन क्या बाहर निकलना सच में इतना बुरा है जितना बताया जाता है? यह निर्भर करता है कि आप में कितना दम है। अगर आप में आगे बढ़ने की एक विकट इच्छा है और आपने ये निर्णय कर लिया है कि आप अपना कल आज से 10 गुना बेहतर बनाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां वो कष्ट नहीं उठाएंगी जो आपने उठाए हैं, तो बाहर निकलना आपके लिए शायद सबसे बेहतर निर्णय है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बिना किसी रिस्क और मेहनत के ऊंचाइयां हासिल की हों। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने से पहले 10 बाय 10 के कमरे में महीनों खिचड़ी खाकर दुनिया भर के उलाहने सुनकर संघर्ष करता है, एड़िया घिसता है और तब कहीं जाकर वह एक जिले का हाकिम बनता है। अगर आपको भी लगता है कि आप में दम है तो बने रहिए, नहीं तो आप आराम से जाकर अपनी रील देखिए। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो स्वागत है एक सुखद और एक शानदार जीवन की यात्रा की ओर। चीज आपका एग्जिट नेटवर्क। 4 साल की सेवा करने के बाद जब एक अग्निवीर बैरक से बाहर आता है तो उसके हाथ में क्या होता है? नहीं, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। उसके पास होता है 22 की उम्र में 18 लाख से ज्यादा का बैंक बैलेंस, जिसमें सेवानिधि पैकेज, जिसमें आपने अपना योगदान दिया और सरकार का योगदान भी उतना ही मिला, और इसके ऊपर पीपीएफ की दर यानी कि 7.1% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, कुल मिलाकर 11,71,000 रुपए पूरी तरह टैक्स फ्री। दूसरा बड़ा हिस्सा आपके व्यक्तिगत बचत। अब आप अगर एक समझदार व्यक्ति हैं और पैसों की इज्जत करते हैं तो आप अपनी इन हैंड सैलरी का आधा बचाकर अगर एक सीधे सीधे फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो 4 साल में आपके पास लगभग 6,60,000 रुपए का अतिरिक्त पर्सनल फंड तैयार होगा, जबकि इसमें मिलने वाले अलाउंस का हमने जिक्र नहीं किया है। अगर आप उसे भी जोड़ दें तो आपके पास लगभग 8 से 9 लाख रुपए की बचत होगी। तो कुल एग्जिट नेटवर्थ आपका होगा लगभग 18,30,000 रुपए की रिस्क फ्री न्यूनतम राशि। अगर आप समझदार हैं, जो कि आप हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप इन पैसों से कैसे अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये पैसे आपके भविष्य की नींव खड़ी करेंगे, एक ऐसा लॉन्च पैड देंगे जो शायद आपके घर वाले न दे पाते। इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते, बट इसलिए कि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं उनकी कि वो चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाते। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की रणनीति की। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी प्रकार के गाइडेंस की आपको आवश्यकता है तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।